कौन है सावित्रीबाई फुले जिन्होंने खोला था लड़कियों का पहला स्कूल? मैं चाहूँगा आप लोग इस छोटे से लेख को हमारे साथ वीडियो के माध्यम से अंत तक जरूर देखें और पढ़ें। तो आइए जानते हैं। आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के दो केंद्र रहे हैं, बंगाल और महाराष्ट्र। बंगाली पुनर्जागरण मूलतः हिंदू धर्म, सामाजिक व्यवस्था और परंपराओं के भीतर सुधार चाहता था और इसके अगुवा उच्च जातियों और उच्च वर्गों के लोग थे। इसके विपरीत महाराष्ट्र के पुनर्जागरण ने हिंदू धर्म, सामाजिक व्यवस्था और परंपराओं को चुनौती दी, वर्ण जाति व्यवस्था को तोड़ने और महिलाओं पर पुरुषों के वर्चस्व के खात्मे के लिए संघर्ष किया। महाराष्ट्र के पुनर्जागरण की अगुवाई शूद्र और महिलाएं कर रही थीं। इस पुनर्जागरण के दो स्तंभ थे, सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिराव फुले। हिंदू धर्म, सामाजिक व्यवस्था और परंपरा में शूद्रों और महिलाओं को एक समान माना गया है। ग्रंथों में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि स्त्री और शूद्र एक समान होते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि स्त्री तथा शूद्र अध्ययन ना करें। ये स्थापित मान्यताएं थीं और सभी वर्णों के लोग इनका पालन करते आए थे। हिंदू धर्म, समाज व्यवस्था और परंपरा में शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं के लिए तय स्थान को आधुनिक भारत में पहली बार जिस महिला ने संगठित रूप से चुनौती दी उसका नाम सावित्रीबाई फुले है। वे आजीवन शूद्रों, अतिशूद्रों की मुक्ति और महिलाओं की मुक्ति के लिए संघर्ष करती रहीं। ईसाई मिशनरियों से मिली पढ़ने की सीख। उनका जन्म नायगांव नाम के गांव में 3 जनवरी 1831 को हुआ था। यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में है, जो पुणे के नज़दीक है। वे खंडोजी नेप्से पाटिल की बड़ी बेटी थीं, जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र जाति के थे। वे जन्म से शूद्र और स्त्री दोनों एक साथ थीं, जिसके चलते उन्हें दोनों के दंड जन्मजात मिले थे। ऐसे समय में जब शूद्र जाति के लड़के के लिए भी शिक्षा लेने की मनाही थी, उस समय शूद्र जाति में पैदा किसी लड़की के लिए शिक्षा पाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वे घर के काम करती थीं और पिता के साथ खेती के काम में सहयोग करती थीं। पहली किताब उन्होंने तब देखी जब वे गांव के अन्य लोगों के साथ बाजार सिरवाल गईं। उन्होंने देखा कि कुछ विदेशी महिला और पुरुष एक पेड़ के नीचे ईसा मसीह की प्रार्थना करते हुए गाना गा रहे थे। वे जिज्ञासावश वहां रुक गईं। उन महिला पुरुषों में किसी ने उनके हाथ में एक पुस्तिका थमाई। सावित्रीबाई पुस्तिका लेने में हिचक रही थीं। देने वाले ने कहा कि यदि तुम्हें पढ़ना नहीं आता तब भी इस पुस्तिका को ले जाओ, इसमें छपे चित्रों को देखो, तुम्हें मज़ा आएगा। वह पुस्तिका सावित्रीबाई अपने साथ लेकर आईं। जब 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी 13 वर्षीय ज्योतिराव फुले के साथ हुई और वे अपने घर से ज्योतिराव फुले के घर आईं, तब वह पुस्तिका भी वे अपने साथ लेकर आई थीं। फातिमा शेख और सावित्रीबाई बनी शिक्षिका। 1 जनवरी को खोला स्कूल। ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई फुले के जीवन साथी होने के साथ ही उनके शिक्षक भी बने। ज्योतिराव फुले और सगुणाबाई की देखरेख में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद सावित्रीबाई फुले ने औपचारिक शिक्षा अहमदनगर में ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने पुणे के अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण स्कूल में उनके साथ फातिमा शेख ने भी अध्यापन का प्रशिक्षण लिया। यहीं उनकी गहरी मित्रता कायम हुई। फातिमा शेख उस्मान शेख की बहन थीं, जो ज्योतिराव फुले के घनिष्ठ मित्र और सहयोगी थे। बाद में इन दोनों ने एक साथ ही अध्यापन का कार्य भी किया। फुले दंपत्ति ने 1 जनवरी 1848 को लड़कियों के लिए पहला स्कूल पुणे में खोला। जब 15 मई 1848 को पुणे के भीलवाड़ा में ज्योतिराव फुले ने स्कूल खोला तो वहां सावित्रीबाई फुले मुख्य अध्यापिका बनी। इन स्कूलों के दरवाजे सभी जातियों के लिए खुले थे। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए खोले जा रहे स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इनकी संख्या 4 वर्षों में 18 तक पहुंच गई। फुले दंपत्ति के ये कदम सीधे ब्राह्मणवाद को चुनौती देते थे। इससे उनके एकाधिकार को चुनौती मिल रही थी, जो समाज पर उनके वर्चस्व को तोड़कर रहा था। पुरोहितों ने ज्योतिराव फुले के पिता गोविंदराव पर कड़ा दबाव बनाया। गोविंदराव पुरोहितों और समाज के सामने कमजोर पड़ गए। उन्होंने ज्योतिराव फुले से कहा कि या तो अपनी पत्नी के साथ स्कूल में पढ़ाना छोड़ो या घर। एक इतिहास निर्माता नायक की तरह दुखी और भारी दिल से ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं की मुक्ति के लिए घर छोड़ने का निर्णय लिया। जब सावित्रीबाई पर फेंका गया गोबर और पत्थर,
परिवार से निकाले जाने बाद ब्राह्मणवादी शक्तियों ने सावित्रीबाई फुले का पीछा नहीं छोड़ा। जब सावित्रीबाई फुले स्कूल में पढ़ाने जाती तो उनके ऊपर गांव वाले पत्थर और गोबर फेंकते। सावित्रीबाई रुक जाती और उनसे विनम्रतापूर्वक कहती, मेरे भाई, मैं तुम्हारी बहनों को पढ़ाकर एक अच्छा कार्य कर रही हूँ। आपके द्वारा फेंके जाने वाले पत्थर और गोबर मुझे रोक नहीं सकते, बल्कि इससे मुझे प्रेरणा मिलती है। ऐसा लगता है जैसे आप फूल बरसा रहे हो। मैं दृढ़ निश्चय के साथ अपनी बहनों की सेवा करती रहूँगी। मैं प्रार्थना करूँगी कि भगवान आपको बरकत दें। गोबर से सावित्रीबाई फुले की साड़ी गंदी हो जाती थी। इस स्थिति से निपटने के लिए वह अपने पास एक साड़ी और रखती थीं। स्कूल में जाकर साड़ी बदल लेती थी। शिक्षा के साथ ही फुले दंपत्ति के समाज की अन्य समस्याओं की ओर ध्यान देना शुरू किया। सबसे बदतर हालात विधवाओं की थीं। ये ज़्यादातर उच्च जातियों की थीं, इनमें अधिकांश ब्राह्मण परिवारों की। अक्सर गर्भवती होने पर ये विधवाएं या तो आत्महत्या कर लेतीं या जिस बच्चे को जन्म देतीं उसे फेंक देतीं। 1863 में फुले दंपत्ति ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया। कोई भी विधवा आकर यहाँ अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी। उसका नाम गुप्त रखा जाता था। इस बाल हत्या प्रतिबंधक गृह का पोस्टर जगह जगह लगाया गया। इन पोस्टरों पर लिखा था कि विधवाओं, यहाँ अनाम रहकर बिना किसी बाधा के अपना बच्चा पैदा कीजिए। अपना बच्चा साथ ले जाएं या यहीं रखें, यह आपकी मर्जी पर निर्भर रहेगा। सावित्रीबाई फुले बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में आने वाली महिलाओं और पैदा होने वाले बच्चों की देखरेख खुद करती थीं। इसी तरह की एक ब्राह्मणी विधवा काशीबाई के बच्चे को फुले दंपत्ति ने अपने बच्चे की तरह पाला, जिसका नाम यशवंत था। सत्यशोधक समाज का नेतृत्व। सामाजिक परिवर्तन के लिए ज्योतिराव ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उनकी मृत्यु के बाद सत्यशोधक समाज की बागडोर सावित्रीबाई फुले के हाथों में सौंपी गई। 1891 से लेकर 1897 उन्होंने इसका नेतृत्व किया। सत्यशोधक विवाह पद्धति को भी अमली जामा पहनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सावित्रीबाई फुले आधुनिक मराठी की महत्वपूर्ण कवयित्री भी थी। उनका पहला काव्य संकलन 1854 में काव्य फुले के रूप में प्रकाशित हुआ, जब उनकी उम्र 23 वर्ष की थी। 1892 में उनकी कविताओं का दूसरा संग्रह 52 काशी शोभित रत्नाकर प्रकाशित हुआ। यह 52 कविताओं का संग्रह है। इसे उन्होंने ज्योतिराव की याद में लिखा है और उन्हीं को समर्पित किया। सावित्रीबाई फुले के भाषण भी 1892 में प्रकाशित हुए। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा लिखे पत्र भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये पत्र उस समय की परिस्थितियों, लोगों की मानसिकता, फुले के प्रति सावित्रीबाई की सोच और उनके विचारों को सामने लाते हैं। 1896 में एक बार फिर पुणे और आसपास के क्षेत्रों में अकाल पड़ा। सावित्रीबाई फुले ने दिन रात अकाल पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए दिन रात कर दिया। उन्होंने सरकार दबाव डाला कि अकाल पीड़ितों को बड़े पैमानों पर राहत सामग्री पहुंचाए। शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं की शिक्षिका और पथ प्रदर्शक माँ सावित्रीबाई का जीवन अनवरत अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते और न्याय की स्थापना के लिए बीता। उनकी मृत्यु भी समाज सेवा करते ही हुई। 1897 में प्लेग की वजह से पुणे में महामारी फैल गई। वे लोगों की चिकित्सा और सेवा में जुट गईं, स्वयं भी इस बीमारी का शिकार हो गईं। 10 मार्च 1897 को उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके कार्य और विचार मशाल की तरह देश को रास्ता दिखाए रहे। माता सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका की जयंती पर उन्हें सादर नमन।